क्या आप जानते हैं कि ईरान जैसे देश में एक ऐसी खौफनाक घटना हुई थी जिसने मानवता को खत्म कर दिया। कोई भी खुद को सही साबित करने के लिए कितनी हद तक गिर जाएगा ये सोच नहीं सकते हैं। ये शायद पहला और आखिरी ऐसा केस होगा जिसमें इतनी घिनौनी और दिल कचोटने वाली चीज़ें हुई। आज की कहानी ऐसे एक केस के बारे में है जब फैसला सुनाने वाला जज खुद फांसी का फंदा लपेटने लगा। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। टुडेज टॉपिक इज अतेफे रजबी सहाले केस। ये कहानी शुरू होती है ईरान देश के मजदरन प्रोविंस से। यहीं पर नेका नाम का एक सुंदर सा शहर है। ये शहर नेका काउंटी का डिस्ट्रिक्ट भी है। मई 2004 में नेका टाउन के पुलिस ऑफिसर्स अचानक से यहीं के एक घर में जाते हैं और एक लड़की को अरेस्ट करते हैं। लड़की का नाम था अतेफे रजबी सहाले। इसके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि इसने कई मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं और वह भी बिना शादी के। ईरान में राजशाही खत्म हो चुकी थी और इस्लामी शरिया कानून लागू हो चुका था। रजबी के ऊपर नॉन मुसेना जीना यानी बिना शादी के संबंध बनाने और इफसाद फेल अर्ज यानी करप्शन फैलाने जैसे चार्जेस लगते हैं जो कि कानूनन अपराध थे। 25 अप्रैल 2004 को नेका लॉ एनफोर्समेंट के पास रजबी के खिलाफ अनसाइंड रिपोर्ट आया था। ये रिपोर्ट वहां के आसपास रहने वाले पड़ोसियों ने किया था। अनसाइंड रिपोर्ट का मतलब होता है कि किसी ने ऐसे ही जाकर कंप्लेन कर दी कि यहाँ पर ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर ऑफिशियल्स वहां पर जाकर चेक करते हैं। अगर ये लॉ के खिलाफ है तो केस दर्ज किया जाता है। इसमें रिपोर्ट करने वाले से कोई भी मतलब नहीं होता है, उसने तो बस ऑफिशियल्स को जाकर बताया था। ऐसे ही अनसाइंड रिपोर्ट अतेफे रजबी सहाले के खिलाफ हुआ था। कुछ दिनों के बाद इसके दादाजी ने भी इसी से रिलेटेड पुलिस में कंप्लेन की कि इनकी बेटी गलत रास्ते पर है, जिस्म का धंधा कर रही है। ये भी अनसाइंड रिपोर्ट थी। जुडिशियल ऑफिसर्स वारंट इशू करते हैं और मई 2004 में रजबी को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद घर की तलाशी ली जाती है जहां से एक और लड़की अरेस्ट हुई। फिर 2 और आदमियों को अरेस्ट किया जाता है। रजबी के अनुसार इन दोनों का इससे संबंध था। पुलिस इन्हें भी अरेस्ट कर लेती है और पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ करती है। ये सारी खबर ईरान के न्यूज़पेपर में छपी थी। रजबी को इस बार चौथी बार अरेस्ट किया गया था। इससे पहले भी ये 3 बार अरेस्ट हो चुकी थी। ये तीनों बार एक ही साल में हुई थी, 2002 में। 17 जनवरी 2002 में सबसे पहला अरेस्ट, फिर मार्च 2002 में दूसरा अरेस्ट, फिर सितंबर 2002 में तीसरा अरेस्ट। ये तीनों बार सेम ही अपराध के लिए अरेस्ट हुई थी, जो था फॉर्निकेशन यानी बिना शादी के शारीरिक संबंध बनाना और करप्शन। इसके प्रत्येक अरेस्ट में इसे सजा भी मिली थी। कानून के अनुसार इसके ऊपर हर बार 100 कोड़े बरसाए गए थे। ये 3 बार अरेस्ट हुई थी तो 300 बार कोड़े। वैसे 2002 में रजबी केवल 14 साल की बच्ची थी। चौथी बार अरेस्ट होने के बाद इस लड़की का ट्रायल शुरू होता है। अतेफे रजबी सहाले का जन्म 21 सितंबर 1987 को मजदरन प्रोविंस के नेका शहर में हुआ था। इसके जन्म के बाद माता पिता मशहद नामक जगह पर शिफ्ट हो गए। इनकी एक बहन और एक भाई था। रजबी ने जस्ट अभी चलना ही सीखा था, तभी इसके माता पिता ने डाइवोर्स ले लिया। फिर माँ ने दूसरी शादी कर ली। इन सब के चलते तीनों बच्चों की जिम्मेदारी अब अकेले पिता पर ही आ गई। आगे जब रजबी 5 साल की हुई तो इसके माताजी की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। फिर इसके 6 महीने के बाद पानी में डूबकर इसके भाई की भी मृत्यु हो जाती है। अब रह गई रजबी, इसकी छोटी बहन और पिता। ये परिवार बहुत गरीब था। 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से नसीब होती थी। पिता साइकिल पर घूम घूम कर सामान बेचते थे। परिवार में हुई इन मौतों से पिता को जैसे सदमा सा लग गया, जिस वजह से ये नशीले पदार्थों का सेवन भी करने लगते हैं। रजबी और इसकी बहन को पड़ोस में छोड़ पिता साइकिल पर सामान बेचने के लिए जाते थे। एक समय पर तो इन्होंने दोनों बेटियों को खुरसन प्रोविंस के वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में भेज दिया था, जहां पर ये शांति से रह सकें, कुछ सीख सकें, खिलाने पिलाने की टेंशन ना हो। जब ये दोनों थोड़ी बड़ी हुई तो पिताजी यहाँ से इन्हें निकालकर इनके दादा दादी के यहाँ नेका शहर छोड़ देते हैं। दादा की उम्र 90 साल थी और दादी की 70 साल। इस समय रजबी केवल 8 से 9 साल की ही रही होगी। इतनी छोटी उम्र में ही इसके ऊपर दादा दादी की जिम्मेदारी आ गई। यही इनकी देखभाल करती थी। वैसे इसके घर वाले और आसपास के लोग मजदूरी और घूम घूम कर सामान बेचने जैसे काम करते थे, इसलिए यहाँ गली मोहल्ले में दिन के वक्त कम ही लोग दिखते थे। बच्चे भी या तो स्कूल जाते थे या वो भी कहीं ना कहीं काम करते थे। इन दिनों महिलाओं की शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, इसलिए रजबी और इसके जैसी बच्चियाँ स्कूल नहीं जाती थीं। वैसे इसने वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक चीज़ें सीख ली थीं। पिता ने ही वहाँ पर एडमिशन कराया था। अब 1998 से 99 के बीच का समय आता है। रजबी की उम्र अभी तक 11 से 12 साल हो चुकी थी। ये दादा दादी के घर पर ही रहती थी। इन्हीं दिनों इनके पड़ोस में एक आदमी रहता था, अली दुराबी। ये ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड का एक्स मेंबर था, एक तरह से एक्स आर्मी ऑफिसर था। क्रांति के बाद इसने अपना काम छोड़ दिया और टैक्सी चलाना शुरू कर दिया।
कहीं कहीं पर लिखा है कि ये ट्रक चलाता था, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर टैक्सी ड्राइवर लिखा है। इसकी उम्र 50 से 51 साल थी। इसके बीवी और बच्चे कहीं और रहते थे। अली दुराबी रजबी के पड़ोस में बिल्कुल अकेले रहता था। चूँकि ये एक एक्स आर्मी मेंबर था, इसलिए गली मोहल्ले में इसका अच्छा खासा दबदबा भी था। रजबी अभी छोटी थी तो आम बच्चों की तरह अपने मोहल्ले में इधर उधर घूमती फिरती थी, खेलती थी, आसपास के घरों में जाकर बैठती थी, बातें करती थी, जैसे कि आम बच्चे करते हैं। जब से रजबी ने अपने पिता समान अली दुराबी के घर पर जाना शुरू किया, तब से ही अली की नीयत रजबी को देखकर खराब होने लगी। दिन के समय मोहल्ले में सन्नाटा छाया रहता था। लोग अपने अपने काम पर गए होते थे। रजबी और इसकी बहन घर पर अकेली बच जाती थीं और अली दुराबी भी अपने घर पर अकेले ही रहता था। इसी तरह एक दिन जब खेलते कूदते रजबी अली के घर पर आई तो इस आदमी ने उस बच्ची के साथ जबरदस्ती की, दुष्कर्म किया। बच्ची रोती बिलखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। बाद में अली ने रजबी को धमकी दी कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। रजबी डरकर चुप हो जाती है। अब तो ये सिलसिला चल पड़ा। रजबी को अली दुराबी जब भी मन करता तो बुला लेता था और उसके साथ दुष्कर्म करता था। ये बच्ची बेचारी डर के मारे किसी से कुछ बोल नहीं पाती थी। बचपन से ही इसने बहुत सारी तकलीफें झेली। माता पिता का डाइवोर्स, माँ की मृत्यु, भाई की मृत्यु, अनजान जगह पर बिना माता पिता के रहना, फिर दादा दादी के घर पर आ जाना, यहाँ के सारे काम धाम देखना। इसके दादा दादी भी इसके ऊपर कुछ खास ध्यान नहीं देते थे। ऊपर से पड़ोसी अली दुराबी की ये हरकत, ये तो रोज रोज का हो चुका था। रजबी को जब ये तकलीफ सहन नहीं हुई तो एक दिन इसने अपनी दादी को अली दुराबी की शिकायत की कि ये आदमी घर बुलाकर इसके साथ जबरदस्ती करता है। दादी ने जब ये नाम सुना तो तुरंत बच्ची को चुप करा दिया कि ऐसे मत बोलो वरना दिक्कत हो जाएगी। दादी ने इसके आगे कुछ बोलने नहीं दिया, चुप करा दिया। रजबी की आवाज़ दबा दी। कहीं ना कहीं ये जानती थी कि अगर ये खबर बाहर निकली तो बेटी की जिंदगी तबाह हो जाएगी, शायद हमारी लाइफ भी खतरे में आ जाए, क्योंकि वो आदमी एक्स रिवॉल्यूशनरी मेंबर है, उसकी ऊपर तक पहचान है। रजबी के पिता भी कभी कभार घर पर आते जाते थे। एक दिन रजबी ने अपने पिता को भी ये बात बताई। पिता नशे में धुत थे, इन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। रजबी का साथ देने वाला या उस नर्क से छुड़ाने वाला कोई भी नहीं था। इसी में शायद रजबी को डराने के लिए इस पर गैर मर्द के साथ बिना शादी के संबंध बनाने के आरोप लगे और 14 साल की उम्र में 3 बार अरेस्ट करके 300 कोड़े मारे गए। इसके ऊपर जो चार्जेस लगे वो करप्शन और प्रोस्टिट्यूशन थे। डर के मारे मजबूरन इसे ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ी, लेकिन असलियत में तो वो आदमी अली दुराबी ही इसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। 1998 से 1999 के समय में ये हैवानियत शुरू हुई थी। फिर 2000 आया, फिर 2001 आया। 2002 में तो ये 3 बार अरेस्ट हुई थी, सजा देकर छोड़ दिया गया। 2003 आ गया, अभी भी अली दुराबी की हैवानियत रुकी नहीं थी। 2004 में जाकर रजबी दोबारा से फूट फूट कर रोते हुए अपने पिता को सब कुछ बताती है। इस बार ये ध्यान से बातों को सुनते हैं और समझते हैं। इन्होंने फैसला किया कि ये पुलिस में जाकर कंप्लेन करेंगे। ऐसी चीज़ों को लेकर ईरान में बहुत सख्त कानून है, अली दुराबी बचेगा नहीं। वैसे इस आदमी का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था कि जब तक रजबी के पिता कंप्लेन लिखा पाते हैं तब तक किसी ने पुलिस में जाकर अनसाइंड रिपोर्ट कर दी। फिर खुद रजबी के दादा ने भी रजबी के खिलाफ कंप्लेन कर दी कि इसके कई मर्दों के साथ नाजायज संबंध हैं। मई 2004 में पुलिस रजबी के घर पर आती है और इसको अरेस्ट कर लेती है। बेटी के साथ जो भी गलत चीज़ें हो रही थीं, पिता इसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। इन्होंने अच्छे से पुलिस के सामने पूरी बात रखी कि अली दुराबी जो एक्स रिवॉल्यूशनरी मेंबर है वो इसकी 15 साल की बच्ची के साथ पिछले 2.5-3 सालों से दुष्कर्म कर रहा है। उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कीजिए। इनकी बेटी बेकसूर है, इसके ऊपर झूठे इल्जाम लगे हैं, इसके खिलाफ तो कोई सबूत भी नहीं है। वैसे पुलिस ने रजबी को पड़ोसियों और इसके दादाजी के अनसाइंड रिपोर्ट के दम पर अरेस्ट किया था। इसके अलावा कोई भी प्रॉपर सबूत नहीं था, एविडेंस नहीं था, और वो लोग भी केवल बोल ही रहे थे, लिखित में साइन करके कंप्लेन नहीं कर रहे थे। रजबी के पिता की सारी चीज़ें सुनने के बाद पुलिस रजबी को ही अरेस्ट कर लेती है। जिसके ऊपर दुष्कर्म करने की कोशिश और करने के आरोप लगने चाहिए, उसे छोड़कर जिसके साथ हुआ उसके ऊपर क्राइम अगेंस्ट चैस्टिटी यानी बिना शादी के शारीरिक संबंध बनाने के आरोप लगते हैं, और ये चार्ज चौथी बार लगा। एक लड़की का कहना था कि इसके साथ जोर जबरदस्ती हो रही है, वो भी पिछले 3 सालों से लगातार, लेकिन जो ये काम कर रहा है उसके खिलाफ कंप्लेन ना लिखकर विक्टिम के खिलाफ लिखे गए। पुलिस कहती है कि तुमने बिना शादी के उसके साथ रिश्ता बनाया है, तुम ही जिम्मेदार हो। यहाँ पर ना तो पुलिस इस केस की तह तक जाकर सबूत जुटाने वाली थी और ना ही कोई और। जिसके साथ ये हुआ वही सबूत लाएगी कि ये जोर जबरदस्ती था या अपनी मर्जी से। और जो लड़की ये खुद गवाही दे रही है, पुलिस उसकी सुन नहीं रही थी। फिर पुलिस इसे अरेस्ट करके जेल में डाल देती है। पिता को भगा दिया गया।
बच्ची को लगा कि चलो अब तो उस हैवान से छुटकारा मिल गया, कम से कम जेल में ये सुकून से रहेगी। लेकिन इसे कहाँ पता था कि घर पर केवल एक ही हैवान बैठा हुआ था और यहाँ जेल में ढेर सारे। इन पुलिस वालों ने अब इस 15-16 साल की बच्ची पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। इसको मारा पीटा जा रहा था। कईयों ने तो जेल में ही इसके साथ दुष्कर्म करना शुरू कर दिया। कई दिन तक इसके साथ हैवानियत होती थी। केस में कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा था, केवल बच्ची के साथ जुल्म हो रहे थे। परिवार वाले मिलने के लिए आते तो उन्हें भगा दिया जाता था। पता नहीं बच्ची ने कौन से ऐसे कर्म किए होंगे कि इसके साथ ऐसी दरिंदगी हो रही थी। एक दिन रोते गिड़गिड़ाते बच्ची की दादी पुलिस स्टेशन आती हैं अपनी पोती को देखने के लिए। ये मीटिंग रूम में बैठी हुई थी। थोड़ी ही देर में रजबी जानवरों की तरह 2 हाथों और 2 पैरों से चलते हुए आती है। इन पुलिस वालों ने इसे पीट कर और दुष्कर्म करके इसका हाल बेहाल कर दिया था। ये 2 पैरों पर ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती थी। दादी ये सब कुछ देखकर सन्न रह गईं। अब जाकर इन्हें एहसास हुआ कि इनसे कितनी बड़ी भूल हो गई। जान का खतरा होने की वजह से इन्होंने बच्ची की आवाज़ दबा दी थी। ये शायद इसी दिन से बचाने के लिए रजबी को चुप रहने को कहा। अगर ये उसी दिन बता देती तो तब से ही इसका हाल ऐसा हो जाता। दादी अपनी पोती से मिलने के बाद बाहर आती हैं। उस समय जो कुछ भी अच्छे और पावरफुल लोग थे जिनकी समाज में चलती थी, दादी उनसे गिड़गिड़ा कर मदद मांगती हैं। उनको कहीं ना कहीं इन पर और बच्ची पर तरस आ गया। अब इन लोगों की मदद से मामला निकाह के जनरल कोर्ट में जाता है। मुकदमा शुरू किया जाता है। यहाँ के जज थे जस्टिस हाजी रजाई। ये इस डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव और एक मौलवी भी थे, यानी धार्मिक गुरु। रजबी के ऊपर नॉन मुसेना जीना और इफ्साद फेल अर्ज के चार्जेस लगे थे। इस बच्ची के साथ इतने टॉर्चर हुए थे कि इसके जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। अब तो कुछ बचा भी नहीं था। इसलिए इसने अपने ऊपर लगे सारे चार्जेस एडमिट कर लिए और अपने अपराध को कन्फेस भी कर लिया। वैसे इनका परिवार इतना गरीब था कि ये लोग एक वकील भी हायर नहीं कर सकते थे, इसलिए कोर्ट ने अपनी तरफ से एक वकील दिया। रजबी के खुद के दादा और कुछ पड़ोसियों ने इस पर इल्जाम लगाया था कि इसका कई मर्दों के साथ शारीरिक संबंध है। इसने करप्शन और प्रोस्टिट्यूशन जैसे काम भी किए। ऐसी चीज़ों से आसपास रहने वाले बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। समाज का माहौल खराब हो रहा है। ईरान के न्यूज़पेपर के अनुसार जज ने बेशहर प्रिजन के साथ एक इंक्वायरी बिठाई, जिनका मोटिव था रजबी के पास रिकॉर्ड को चेक करना। रिकॉर्ड में दिखाया गया कि ये 2000 से 2001 के बीच में जेल गई थी और जो 2002 में कोड़े पड़े वो अलग। ये ट्रायल 2004 में चल रहा था। रजबी 16 साल की हो चुकी थी, पर इसके साथ ऐसी चीज़ें की गई थीं या ऐसी चीज़ें हुई थीं कि इसका शरीर अब पूरी तरह से वयस्क महिला के जैसे लग रहा था। ट्रायल के दौरान रजबी के वकील की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें पेश की गईं जो कि इस केस को फिल्टर कर देती। इसमें इन्वेस्टिगेशन को ठीक तरह से नहीं किया गया, प्रॉपर सबूत नहीं थे। कस्टडी के दौरान भी बहुत सारे कानून तोड़े गए। लड़की की उम्र बताई गई 22 वर्ष, जबकि ये केवल 16 साल की थी। ये काम अथॉरिटीज़ ने अपनी काली करतूतें छिपाने के लिए किए, क्योंकि लड़की के ऊपर पहले से ही प्रोस्टिट्यूशन होने के इल्ज़ाम लगे थे। अगर ये नाबालिग रही तो इसे बेनिफिट होगा और शायद लोग इसे सुन भी लें। इसलिए इसकी उम्र को जानबूझकर बढ़ा दिया गया ताकि लगे कि जो कुछ भी इसने किया वो होशो हवास में किया, एक अडल्ट की तरह सोच समझ कर किया। यहाँ एक तरह से जज को निष्पक्ष होकर बातें सुननी चाहिए, लेकिन यहाँ हाजी रजाई ने लड़की को देखकर बोला कि ये 16 साल की नहीं लगती, 22 साल की है। अथॉरिटीज़ ने फर्जी पेपर दिए थे जिसे इस जज ने मान लिया। ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में भी भेजी गई थीं और यहाँ भी 22 साल बताया गया। रूल्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इस्लामिक पिनल कोड, इसके अलावा और भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिनका मानना है कि अगर कोई माइनर जघन्य अपराध करता है और उसे कड़ी सजा मिली है तो जब तक वो 18+ नहीं हो जाता इंतजार करेंगे। जिस दिन सही उम्र हुआ उसी दिन से आगे की प्रोसीजर शुरू होगी। यहाँ इस केस में लड़की की एज थी 16 साल, लेकिन माना गया 22 साल। रजबी के परिवार के अनुसार बच्ची मानसिक रूप से ठीक नहीं थी। रह रहकर इसे एंजाइटी होता था, एग्रेसिव हो जाती थी। पिता ने इसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी कराया था, जिसके रिपोर्ट्स एक सबूत की तरह मौजूद थे कि रजबी मानसिक रूप से ठीक नहीं है। बचपन में इसने बहुत सारे ट्रॉमा झेले थे। 22 मई 2004 को कोर्ट में एक लेटर भी सबमिट किया गया जिसमें 43 लोगों ने सिग्नेचर किए थे। ये लोग रजबी के आस पड़ोस में रहने वाले थे। लेटर में इन्होंने बोला कि रजबी मेंटल इलनेस से जूझ रही है। वकील की तरफ से तीसरी बात रखी गई कि ये इन्वेस्टिगेशन न्यूट्रल तरीके से नहीं हुआ, एक तरफा हुआ। इस्लामिक पिनल कोड आर्टिकल 136 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति ऐसा क्राइम करे जिसमें उसे हेड पनिशमेंट मिले, यानी हाथ पैर काट दिए जाएं, कोड़े बरसाया जाएं या पब्लिक प्लेस पर उसे पत्थर मारे जाएं, अगर कोई ऐसा क्राइम केवल 3 बार करे तो उसे हेड पनिशमेंट मिल सकती है। चौथी बार में सीधे मृत्यु दंड मिलेगा। यहाँ रजबी केस में भी इसे 3 बार सजा मिल चुकी थी। अब चौथी बार ये ट्रायल चल रहा था। अब आती है तारीख 23 मई 2004। अभी तक जितनी भी चीज़ें सामने आई थीं सब कुछ उल्टा पड़ गया। सब कुछ रजबी के खिलाफ ही जा रहा था।
जिस लड़की के साथ गलत हुआ, जो विक्टिम है, उसके ऊपर ही क्राइम अगेंस्ट चैस्टिटी लग गया और जो इसके साथ पिछले 3 सालों से जोर जबरदस्ती कर रहा है वो आराम से घर पर बैठा हुआ है। जो विक्टिम है वही गुनहगार बन चुकी है। रजबी को समझ में आ चुका था कि जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। ऐसा कब तक चलता रहेगा, इसको कुछ करना चाहिए। लेकिन इसने तो अपने ना किए गए क्राइम एडमिट और कन्फेस कर लिए थे, जो कि करना गलत था। अब जाकर इसको एहसास होता है। 23 मई 2004 को ऐसे ही आम दिनों की तरह ट्रायल चल रहे थे। कहीं ना कहीं जज भी एक तरफा चीज़ों को देख रहे थे। रजबी कटघरे में बुर्का पहने खड़ी थी, क्योंकि यहाँ पर औरतों के लिए बुर्का पहनना जरूरी है। एक महिला गैर लोगों के सामने अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए भी कठोर सजा लिखी हुई है। यहाँ सामने रजबी के खिलाफ बातें चल रही थीं। सोचते सोचते गुस्से में रजबी ने एक बार में अपना नकाब हटा दिया और जोर से बोली कि इसके साथ जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसने इसके साथ दुष्कर्म किया, उससे सवाल जवाब करने के बजाय इससे किए जा रहे हैं। कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए, मेरे नहीं। इसमें मेरी क्या गलती। इस समय कोर्ट में सैकड़ों लोग मौजूद थे। सभी लोगों ने रजबी का चेहरा देख लिया। यहाँ पब्लिक प्लेस में अनजान लोगों के सामने औरतें चेहरा नहीं दिखा सकती थीं, लेकिन यहाँ पर रजबी ने गुस्से में ऐसा कर दिया। जज हाजी रजाई ये सब कुछ देखकर आग बबूला हो गए। इन्होंने कहा कि तुम्हारे मुकदमे और कार्रवाई का तो पता नहीं, लेकिन जो तुमने अभी अभी किया है, बुर्का हटाया, चिल्लाकर बात की, इसके लिए तुम्हें उम्र कैद की सजा दी जाती है। जैसे ही रजबी ने यह फैसला सुना, ये और भी गुस्से में हो जाती है। इसने अपना चप्पल या जूता जो भी पहना हुआ था, इसने निकाल कर जज की तरफ फेंक दिया। ये देखकर जज को और भी गुस्सा आ गया। इन्होंने अगले ही पल रजबी को फांसी की सजा सुना दी। इतने सालों से इस बच्ची का शोषण हो रहा है, आखिर कब तक ये सहन करती रहेगी। आज इसने अपना मुंह खोल दिया, जिसके चलते जज ने इसको फांसी दे दी। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था और ना ही शायद आगे भी होगा कि किसी के उकसाने पर जज ने इतनी कठोर सजा दी हो। कहीं ना कहीं ये जज भी इस लड़की से नफरत करते थे। 3 जुलाई 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सजा को कायम रखा, लेकिन ये कोर्ट रूम में हुई चीज़ से नहीं, बल्कि इस्लामिक पिनल कोड आर्टिकल 136 के तहत रखा। जुडिशरी के हेड ने भी इस सज़ा को इम्प्लीमेंट करने की बात कह दी। अब आता है 15 अगस्त 2004। आज ही के दिन रजबी को फांसी होनी थी। नेका शहर के एक चौराहे पर क्रेन मंगवाया गया, जिस पर एक रस्सी लटक रही थी। चूँकि ये एक चौराहा था तो धीरे धीरे लोगों की भीड़ आने लगी। हजारों लोग इकट्ठा हो गए। हाई ऑफिशियल्स लोग भी आते हैं। रजबी को लाया जाता है। वो जज हाजी रजाई भी आते हैं। ये मौलवी भी थे। इन्होंने कहा कि ये खुद ही इस लड़की को फांसी देंगे। रजबी ने जज से कहा कि अगर आप मुझे माफ़ कर दो तो मैं ज़िंदगी भर किसी अनजान की आंखों में देखूंगी तक नहीं। पर जज के दिमाग में शायद अभी भी वो बात घूम रही थी। ये कुछ कहते नहीं हैं। फिर रजबी फंदे के पास आकर खड़ी हो गई। उस जज ने खुद इस लड़की के गले में फंदा लटकाया। इसके बाद रजबी भीड़ की तरफ देखती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। फिर इस 16 साल की लड़की को फांसी दे दी जाती है। करीब 45 मिनटों तक ये क्रेन से हजारों लोगों के सामने लटकी रही। फिर डॉक्टर्स ने इसे मृत घोषित कर दिया। आज ही के दिन ये सब कुछ होना था, इस बात की खबर लड़की के घर वालों तक को नहीं थी। आखिरी बार उन्हें अपनी बेटी से मिलने का मौका भी नहीं मिला। इन्हें तब ये बात पता चली जब अगले दिन बॉडी इनके घर पर भेजी जाती है। फिर लड़की के शव को नेका के कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं। यहाँ के स्टोन पर जन्म तिथि लिखी गई 1982, यानी फांसी वाले दिन ये 22 साल की थी, जो कि झूठ था। फांसी वाली बात आग की तरफ फैल चुकी थी। दफन करने के अगले दिन जब परिवार आगे की प्रक्रिया करने के लिए रजबी के कब्र के पास जाते हैं तो वो कब्र खुदी हुई थी और लाश गायब हो गई थी। तुरंत ये लोग पुलिस से कंप्लेन करते हैं। इसके बाद शव को ढूंढना शुरू किया जाता है। इस वजह से कुछ रिपोर्टर्स की नज़र इस चीज़ पर आ गई। ये घर वालों से सारी बातें करते हैं। जब इन्हें सारी सच्चाई पता चली तो ये भी दंग रह गए। वैसे यहाँ प्रेस और मीडिया के ऊपर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लगे थे। डायरेक्ट गवर्नमेंट के खिलाफ ये बोल नहीं सकते थे। इसलिए रिपोर्टर्स ने केवल इस केस में इन्वॉल्व लोगों के खिलाफ ही आर्टिकल्स लिखे और पब्लिश किए। अब तक इस केस की भनक इंटरनेशनल मीडिया में लग चुकी थी। ये लोग भी चुपके से लड़की के घर वालों से बात करते हैं और अपनी न्यूज़ छापते हैं। अब पूरी दुनिया के सामने ये केस खुल गया कि कैसे लड़की को फंसाया गया, कैसे नाबालिग बच्ची को फांसी हुई, ये कहकर कि ये 22 साल की है, बालिग है, क्राइम किया, जबकि इसके खुद के साथ दुष्कर्म हुआ था। दुनिया भर के लोगों की नज़र ईरान देश पर आ गई। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट में वापस से केस शुरू हुआ। लड़की के पिता और बुआ ने बच्ची की बर्थ सर्टिफिकेट पेश किया, जो ये सबूत था कि फांसी के समय बच्ची 16 साल की थी। वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट से भी ये 16 साल। इसके फांसी के बाद स्टेट पर्सनल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन ने डेथ सर्टिफिकेट बनाया। इसके हिसाब से भी बच्ची 16 साल की थी।
फाइनली सुप्रीम कोर्ट अब जाकर मानती है कि बच्ची 22 साल की नहीं बल्कि 16 साल की है। घर वालों के बयान के बाद अली दुराबी को पेश किया जाता है। उसने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इंटेलिजेंस फोर्स ने उस फैसला सुनाने वाले जज, लड़की को कस्टडी में रखने वाले पुलिस ऑफिसर्स, ये अली दुराबी, सबको अरेस्ट कर लेते हैं। सबने अपने गुनाह स्वीकार कर लिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे अपना फैसला सुनाया कि अतीफ़े रजबी सहाले बेगुनाह हैं। उसके ऊपर झूठे मुकदमे हुए, उसे जेल से रिहा कर दिया जाए तुरंत। फिर सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि जिसकी आज बेगुनाही साबित हुई उसको फांसी हुए 3 हफ्ते बीत चुके हैं। यह सुनकर लोगों को बहुत दुख हुआ और सुप्रीम कोर्ट को अफसोस। बाद में BBC चैनल ने इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनाया। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। अब कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।